अंजनी गर्भ संभूतम कुमारं ब्रह्मचारिणं दृष्टिदोष विनाशाय हनुमंत स्मराम्यहम्। उपस्थित सर्व मान्यवर, मी प्रत्येकांची नावं घेऊन वेळ वाया घालवू शकत नाही, त्याबद्दल क्षमा मागतो, कारण मला आधीच वेळ कमी पडणार असं वाटायला लागलंय। सर्वप्रथम मी हिंदीमध्ये बोलणं पसंत करीन, मध्ये मध्ये मराठीचा वापर होईल, थोडा बहुत इंग्रजी सुद्धा येण्याची शक्यता आहे। तो सर्वप्रथम स्वर्गीय मेरे गुरुवर्य पंडित श्रीराम जी शर्मा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य रहा। उनकी संस्था में मेरा प्राथमिक अध्ययन हुआ, आयुर्वेद की पदवी प्राप्त हुई, और इसके लिए मैं क्या कहूँ ये अभी तक सोच नहीं पाया हूँ कि ऐसे गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि पर मुझे व्याख्यान के लिए निमंत्रित किया गया। आशा है आप मेरी मनोभावना को समझेंगे और धन्वंतरी से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को यथोचित गति मिले। नेक्स्ट। सुस्वागतम। व्याख्यान का प्रारंभ मैं कुछ आजकल के वर्तमानकालीन नेता एवं विद्वान अधिकारी पुरुषों के वचन से करना चाहूँगा। ये मराठी पेपर्स की न्यूज़ है, इसलिए मराठी भाषा में है। 21वे शतक हे ज्ञानाचे शतक आहे। या शतकावर भारतीय ज्ञानाचा अमिट ठसा उमटवता आला पाहिजे, असे योगदान देणे ही भारताची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे। ही काळाची गरज आहे। भारतीय मातीत रुजलेला आणि जगभरात देशाची दिगंत कीर्ती पसरवणारा शिक्षक आपल्याला तयार करता आला पाहिजे। त्याला जगभरातून मागणी असेल। फार मोठ्या अपेक्षेने जग आपल्याकडे पाहत आहे, पण त्याकडे लक्ष देण्यास आपण तयार नाही। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। प्राचीन भारतीय विज्ञान ही वस्तुस्थिती आहे, त्याबाबत आपण लाज बाळगण्याची कारण नाही। या विज्ञानाला पाश्चिमात्यांनी प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच आपण ते स्वीकारणार आहोत का? वैद्यक हे विज्ञान त्यापैकी एक आहे। डॉक्टर विजय भटकर हे माझे वैयक्तिक मित्रही आहेत, सल्लागारही आहेत। मधुजीवनसाठी त्यांचं मार्गदर्शन मला वेळोवेळी मिळत होतं। त्यानंतर डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी साधारणतः 10-1 वर्षापूर्वी केलेलं हे विधान आहे की भारतीय विज्ञानाची स्थिती मौलिक संशोधन होत नसल्यामुळे बिकट आहे। यालाच नरेंद्र मोदींनी पुनरुच्चार करून पाठिंबा दिला होता। मुरली मनोहर जोशी यांच्या न्यासातर्फे मला जेव्हा पारितोषिक देण्यात आलं, त्यावेळी त्यांच्याशी जो काही संवाद झाला, त्या संवादामध्ये देखील त्यांनी याच पद्धतीची खंत बोलून दाखवलेली आहे। मी हे सर्व आपल्या समोर मांडतोय ते आपला तेजोभंग करायला नाही। आपल्या समोर काय नेमकी परिस्थिती आहे ते आपल्याला कदाचित समजत नाही, पण त्रयस्थपणे
आपल्याकडे जे अनेक डोळे पाहत असतात, त्यांच्या नजरेमध्ये आपण कुठे आहोत हे समजायला या विधानांचा उपयोग आपल्याला खूप होतो. आपले दोष फक्त दोष दाखवून थांबून चालणार नाही, ते सुधारायचे कसे याचे प्रयत्न आपणच केले पाहिजेत. ही जाणीव आपल्याला सर्वांना व्हावी याचा प्रामाणिक हेतू फक्त एक ही स्वगत ही या बातम्या दाखवण्यामागे आहे. नेक्स्ट. सर्वप्रथम वैद्य शैलेश नाडकर्णी यांचा मला फोन आला व अशा पद्धतीने गुरुजींच्या पुण्यतिथीच्या प्रथम व्याख्यानाला तुम्ही याल का असा विनंती वजा हुकूम मिळाला. त्यावेळी विषय ठरवला. त्यावेळी विषय ठरवताना त्यांनी असा एक मोठा काय म्हणतात गुगली टाकला की त्यामध्ये मी कधी उडालो ते मला समजलंच नाही. मी होकार देऊन बसलो आणि नंतर विचार केला की अरे हा विषय म्हणजे प्रचंड मोठा विषय आहे. म्हणजे मला आठवलं की हुसेन चित्रकार जो मोठा कॅनव्हास घेऊन अनेक घोडे रंगवत बसायचे, त्या पद्धतीचं काम मी काहीतरी मान्य करून बसलोय. ते कितपत जमेल मला माहिती नाही, पण प्रयत्न करतो. कारण विषयाची व्याप्ती खूप आहे, माझ्या मर्यादाही खूप आहेत. सुश्रुताचार्यांच्या संहितेमधलं हे वचन आहे, समुद्रैव गंभीरम नैव शक्यम चिकित्सितम वक्तुम निरवशेषेण श्लोकानाम अयुतैरपि. ही त्यावेळची सुश्रुताचार्यांच्या वचनाची बाजू आपण विचारात घ्या. संहिताकारांना देखील जेव्हा हे अशक्य वाटतं तेव्हा माझ्यासारख्या तुच्छ बुद्धीचा इथे किती पाडाव लागणार हे कठीण आहे. फिर भी विद्यार्थी वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो मैं हमेशा करते आया, मधु जीवन में मेरा मुख्य विषय लेखन का विषय विद्यार्थी वर्ग ही था, आज भी है. क्योंकि विद्वान लोग तो सज्जन होते हैं, उनको पढ़ाना तो अलग, मेरी त्रुटियों को वो अवश्य माफ कर देंगे, सुधार देंगे, मुझे विश्वास है. तो विद्यार्थियों, चिकित्सा करने के लिए आज तो बहुत सारे पर्याय भी हैं. मैं जिस वक्त वैद्य बना था तब व्यवसाय करना ही एक काम था और मेरे परंपरागत व्यवसाय में मुझे रुचि भी थी, सौभाग्य से. इसलिए व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है, पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, ये थोड़ा कुछ आज मैं बोल पाऊंगा. 4 बातें अतिशय आवश्यक रहती हैं चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए. एक, उचित पाठांतर होना चाहिए. उचित पाठांतर होना चाहिए. उचित से मतलब है जो प्रसिद्ध उक्ति है निदाने माधव श्रेष्ठा, वो 4 बातें, माधव निदान, वाग्भट, सुश्रुत और चरक, इनका उपयुक्तांश हमेशा कंठस्थ होना चाहिए. फिर उस पर चिंतन करना, ये भी व्यवसाय में एक अनिवार्य बात समझनी चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही मन में विचार तरंग उठते हैं. विचार तरंगों के साथ साथ चिंतन करते रहेंगे तो उसमें तत्व नए नए दिशा से उभर के आते हैं, इसलिए वो करना जरूरी है. और एक अति महत्व की बात है परिभाषाओं का ज्ञान. परिभाषा, हर एक शास्त्र की अपनी भाषा स्वसंज्ञा नाम से आती है. उनके अध्ययन के बगैर, उनके ज्ञान के बगैर संहिताओं में जो खजाना छुपा हुआ है
उसमें से एक पत्थर का टुकड़ा भी हाथ में नहीं आएगा। ये अवश्य ही समझ लेना चाहिए हर विद्यार्थी को कि मुझे मिलना है तो इन्हीं संहिताओं में से मिलना है, और बाकी जगह से मिलेगा क्या मिलेगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आप्त प्रमाणित नहीं होगा। शब्द तो कई होते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण के योग्य शब्द बहुत कम होते हैं, और वो संहिताओं में भरे पड़े हैं। इसलिए परिभाषाओं का ज्ञान होना अतीव मौलिक अध्ययन का भाग है, चिंतन का भाग है, निधिध्यासन का भाग है, जो कि आगे व्यवसाय में भी काम आएगा, अध्यापन में भी काम आएगा, संशोधन में भी काम आएगा। इसलिए परिभाषाओं का ज्ञान हमेशा अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। फिर दृष्टकर्मता, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है हमारे समय पर अस्पताल नहीं थे, फिर भी हमको चिकित्सा विषय पढ़ाया जाता था। ये वस्तु स्थिति है। और दृष्टकर्मता के नाम पर हमें यूं पढ़ाया गया, हाँ यहाँ पर खड़े रहो। मैं बोलता हूँ ये लक्षण है तो इसको क्या रोग हो सकता है बताओ। और फिर विद्यार्थी एक दूसरे के मुंह देख करके फिर बोलेंगे, कोई बोलेगा अमवात होगा, कोई बोलेगा संधिवात होगा। इस प्रकार की अध्ययन की जो शैली या उपलब्धता उस वक्त थी, उसके कितने बुरे नतीजे होते हैं इसका अनुभव मैंने किया है। वो सुदैव से आपको यहाँ पर सभी रुग्णालय की ओपीडीज की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो आप दृष्टकर्मता की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही जिंदगी भर आपको सही मार्गदर्शन देता रहेगा। तीसरी बात है शुचि, पवित्रता। अच्छी तरह याद है मुझे, मैंने बहुत सारे वृद्ध वैद्यों को जाकर के मिला हूं, मैं उनके दवाखाने देखे हैं, कई बार शास्त्रालाप किया है। एक बात मुझे हमेशा खलती रही कि कोई पुराने टाइप का डेस्क है, उसमें ऊपर रखी हुई वो स्याही और उसकी दवा और उसका पेन वो रखा है, और वैद्यराज बैठे हैं मैली कुचली धोती पहनकर, उस पर कोट उससे भी मैला, और टोपी ऐसे गोल, उसमें महानारायण तेल की खुशबू आती है। ये मैंने देखा है। क्या आज का विद्यार्थी इस प्रकार से प्रैक्टिस करना पसंद करेगा? नहीं। तो पावित्र्य जो है वो जैसे मन में होना चाहिए, वैसे वैद्य के व्यवसाय में उसकी जगह से लेकर के उसके वेशभूषा केशभूषा तक होना चाहिए। ये व्यवसाय की आवश्यकता है। और आखिरी बात, आत्मविश्वास। ये जिसके पास है उसको दुनिया में अशक्य कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आत्मविश्वास जो है वो आने के बाद में आत्मसम्मान आता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान साथ में हो तो वो वैद्य दुनिया में सिद्ध वैद्य हो जाएगा, इतनी योग्यता हो पाएगा। और सबसे पहली बात वही मैं कहूँगा कि यह आत्मसम्मान या आत्मविश्वास ये आएंगे संहिताओं के ही अभ्यास से। इसलिए संहिताओं को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। आगे व्यवसाय की युक्ति। इसमें भी 4 बातें हैं जो मैं समझता हूँ, मेरे अनुभव से मैंने लिखी हैं, कि एक निदान की अपनी खुद की एक पद्धति आप निश्चित करो
और उसी के अनुसार आप काम करते रहो। 10-20 साल के बाद में उसी पद्धति के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार जम जाएगा और आपको अपनी बात कहते हुए उसी पद्धति का मार्ग लेकर दूसरों को समझाने में आसानी होगी। वो कैसे, उसका उदाहरण आया। दूसरी बात ये कि चिकित्सा औषधि चुनाव कैसे करें। यहाँ मराठी में लिखा है चिकित्सा औषधि निवड करणे, जिसको कहेंगे सिलेक्शन ऑफ ड्रग। ये भी युक्ति संहिताओं के आधार से ही आती है। संहिताओं के परिशीलन से, गुरुजनों के मार्गदर्शन से यह चिकित्सा औषध का चुनाव, ये सिलेक्शन कैसे करें, ये होगा। तीसरी बात, औषधि हमेशा संपन्न होनी चाहिए। संपन्न का मतलब सुगंधी, उसमें सेंटेड, कलर्ड, ऐसे नहीं। औषधियाँ संपन्न मतलब एक संख्यात्मक भी संपन्न होनी चाहिए, बहुत सारी दवाइयाँ वैद्य के दवाखाने में हो। फिर मुझे एक याद आती है, एक वैद्यराज थे जो थाना में व्यवसाय करते थे। उनके पास एक ही दवाई थी और वो थी कज्जली, और वो कज्जली का ही उपयोग हर एक रोगी में, दूसरी कोई दवाई ही नहीं थी उनके पास। और वो अलग अलग काल में अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग रोगों में वही दवाई देते थे। अब ये उनकी उत्तम ज्ञान की निकष इसको समझे कि उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी, ऐसे समझे कि क्या समझे, ये अभी तक मेरा प्रश्न वैसे ही बना है। पर ऐसी परिस्थिति सबके साथ नहीं हो सकती, इसलिए विद्यार्थियों ने हमेशा जितनी अच्छी औषधियाँ हैं उनका संग्रह अपने पास होना चाहिए। फिर चौथी बात यह है, पंचकर्म की सुलभता होनी चाहिए, या सुलभ पंचकर्म का ज्ञान करना चाहिए। सुलभ पंचकर्म का जो है वो व्यवसाय के लिए जो सुलभ होगा उसके हिसाब से, रोगी की जेब देख करके जो सुलभ होगा वैसा नहीं हो। ये बात जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 4 सूत्र मैंने दिए हैं, संहिताओं से है, अविकल रूप में देना ही उचित समझता हूँ। पहला सूत्र जो है, एकस्मिन्नपि यस्य शास्त्रे लब्धास्पता मति स शास्त्रमन्यदपि आशुयुक्ति ज्ञात्वात् प्रबुध्यते। ये सूत्र मुझे इसलिए आपके सामने रखना है, मुझे याद आता है फिर से मेरे पढ़ाई के ज़माने का वो काल। हमारे अध्यापकों में से बहुत सारे अध्यापक ये हमें आग्रहपूर्वक बताते थे कि आधुनिक विज्ञान पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो तो आयुर्वेद ज़्यादा समझ में आएगा। ये हकीकत बोल रहा हूँ। और ये पढ़ने के बाद, चरक का अध्ययन करने के बाद ये सूत्र जो दिखाई दिया वो तो इसके बिल्कुल विपरीत बात बोलता है। चरक का अध्ययन यदि आपका बराबर हो, योग्य हो, सुयोग्य अधिकार प्राप्त हो, तो शेष अन्य सभी शास्त्र आपको जल्दी समझ में आएंगे। ये विद्यार्थी लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आयुर्वेद के सूत्र समझ में नहीं आते, इसलिए मैं मॉडर्न पढ़ करके उसको इंटरप्रेट करके आयुर्वेद के सूत्रों को बिठाऊंगी तो नहीं, खड़े करने के लिए हम लोग हैं, बिठाना तो है नहीं। ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात,
दूसरा सूत्र जो है वो आज की परिस्थिति का, आज से 10 साल पहले की परिस्थिति का कारण, शायद 100 साल पहले की परिस्थिति का कारण बता रहा है। दुर्गृहीतम क्षीणोत्यैव शास्त्रम शस्त्रम इवा बुधम। जिसने दुराग्रह से दुर्ग्रहण किया हुआ शास्त्र होगा वो शास्त्र क्षीण ही होते जाएगा। जैसे आज अवस्था आप कहेंगे तो आयुर्वेद की अवस्था मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि क्षीण अवस्था है। अन्य लोगों का मानना अन्य होगा, मत होगा उनका अपना, हर एक को मत का अधिकार है, मैं वो नकारता नहीं हूं। और सुगृहीतम तदेव ज्ञम शास्त्रम शस्त्रम च रक्षति, ये चरक का वचन है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। आज के व्यवहार को मैं खुली आंख से देखता रहा हूं, 33 साल तक संपादकीय लिखे हैं मैंने, तो इसलिए विद्यार्थियों के सामने ये बात मैं रखना चाहूंगा कि आपको यदि ग्रहण करना है, अध्ययन करना है, तो वो सुग्रहण हो, सुअध्ययन हो, इसका आप अवश्य ध्यान रखिए, आग्रह करके देखिए। तीसरे सूत्र में पूर्ण वर्णन ही है आज के विषय का। आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्तो उत्पन्नानांच शांतये, ये एक सूत्र है। इसको यदि आप बराबर ढंग से चरक की ही पद्धति से विस्तारित निरूपित करेंगे, वाक्यशः अर्थशः अर्थ अवयवशः, तो आपको पूरा सविस्तर चिकित्सा का एक ग्रंथ तैयार मिलेगा एक सूत्र में से, यदि आप इसका विधिवत अध्ययन करें तो। चौथा सूत्र है यच्चान्यदपि किंचित स्याद अनुक्तम इह पूजितम वृत्तम तदपि चात्रेयम सदैवाभ्यनुमन्यते। ये मैंने पते दिए हैं यहाँ पर, चरक सिद्धि स्थान, चरक सूत्र स्थान, आप देख सकते हैं, इसका विस्तार और वहीं पर मिल जाएगा। पर यहाँ पर सारांश में एक कहूँगा कि आयुर्वेद में अन्य किसी अच्छी चीज़ों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद पूर्ण है। आयुर्वेद में और कहीं से कुछ भी नया लाने की आपकी हरकत शास्त्र का अपमान है। ये एक धारणा बनी रही थी काफी समय तक, पर चरक में तो ये वचन है सीधा कि अन्यदपि किंचित, जो भी अच्छा कहा हुआ हो, आप्त वचन के दर्जे में हो, तो उसे स्वीकार करने के लिए आत्रेय ऋषि की वहां पर पूर्ण सम्मति है। इसलिए यहाँ पर हमें बिना संकोच कोई भी अच्छी बात मिले उसे आयुर्वेद के निकषों पर परीक्षण करके समाविष्ट करना के त्याग करना, इसका निर्णय करना चाहिए। दुनिया भर में कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं, वो गलत होगा। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर मैंने ये देखा है और मुझे ये लगता है कि ये सही है। आप्तवचन के अंदर पूर्णता नहीं तो भी अंशतः इसका समावेश हो सकता है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। इसके लिए भी चरक भगवान की अनुमति है। नेक्स्ट, आपको ये आश्चर्य हो सकता है कि विषय चिकित्सा का दिया गया था, हम चिकित्सा का तो नाम नहीं ले रहा हूं और निदान क्यों बोल रहा हूं। इसके पीछे कारण है। निदानमादौ कुर्वीत तत्वानंतरम औषधम ततः कर्मभिषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरेत, जग प्रसिद्ध सूत्र है, वैद्य प्रसिद्ध तो है ही। मेरा एक अनुभव मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा। दिल्ली की मदर एंड चाइल्ड की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय तज्ञ आए थे। वहाँ पर विषय चल रहा था पोलियो का। एक वैद्यराज वहाँ पर थे, मैं शायद उनको बहुत कम पहचानता था। तो उन्होंने ऐसे दावा कर दिया जैसे कि वैद्य हमेशा करते रहते हैं कि पोलियो के रोगी तो हम ठीक करते हैं, हमारे पास तो दर्जनों नहीं सैकड़ों रोगी हमने ठीक किए।
तो दिल्ली के एम्स के डॉक्टर मेहरबान सिंह थे, उन्होंने उनको एक ही प्रश्न पूछा कि आप पोलियो का निदान कैसे करते हो, हमें बताओ। तो उन्होंने कहा बिना झिझक के कि वो तो सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर ही हमारे पास पेशेंट भेजता है, इसलिए निदान तो है ही, हम निदान नहीं करते। दूसरी बात ये हुई, आप निदान नहीं करते हो, ठीक है, फिर वो ठीक हो गया, आपने कहा वो ठीक हो गया, मतलब कैसे हो गया, आप कैसे बोलते हो? तो बोला वो भी हम कहाँ बोलते हैं, सिविल सर्जन ही बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्साह के दौर में बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को जो काम किया है, उसने आयुर्वेद को कहाँ था कहीं से कहाँ ढकेल दिया पता नहीं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेद में निदान पद्धति नाम की व्यवस्था ही नहीं है। अभी आप सोच सकते हो कि चिकित्सा पद्धति को आप राष्ट्रीय वैद्यक बनाने की बात कर रहे हो, उसकी अपनी निदान की पद्धति है नहीं, और ये कोई बाहर के दूसरे कोई बोल नहीं रहे, अपना वैद्य ही बोल रहा है। आप विद्यार्थी लोग इस पर विचार करो। इसलिए निदान सर्वप्रथम करना जरूरी है, उसके बगैर चिकित्सा असंभव होगी। नेक्स्ट, अभी सर्वप्रथम निदान की आवश्यकता होने के बाद में ये प्रश्न आता है, क्या पूर्ण निदान पंचक की यहाँ पर सिखाने की बात हो रही है? नहीं, मैं व्यवसाय के हिसाब से जो उपयुक्त है, व्यवहार्य मुख्यत्वाद, जिस निकष पर चिकित्सार्थ दोष विचार की प्रधानता ही यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि इसी के आधार पर पूरे भारतवर्ष में निर्णय व्यवसाय होता है। सर्व एव निजा विकारा नान्यत्र वात पित्त कफेभ्यो निर्वर्धन्ते। वायु पित्त कफ के अलावा और कोई चौथा कारण नहीं है जिससे कारण निज रोग हो। अब वहीं यहाँ पर सभी परिभाषिक शब्द है, शास्त्र की संज्ञाएं है। निज शब्द आयुर्वेद का अपना विशिष्ट अर्थ देने वाला है, वात पित्त कफ अपना अलग से अर्थ देने वाला है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए विद्यार्थियों ने। सुश्रुत ने भी इसी बात को कहा, सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्त श्लेष्माण एवं मूलम। ये बातें निश्चित रूप से हैं और आगे भी चलेंगी ऐसे ही, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो इसके अध्ययन आज करेंगे तो कल उसका कोई उपयोग नहीं होगा, ये मन में ये भय भावना नहीं रखनी चाहिए। अब इनमें भी पूरे दोष विज्ञान का अभ्यास करना बहुत ही लंबा विषय है। मेरे हिसाब से इसमें 8 अवस्थाओं का चिकित्सा में विशेष करके हम लोग प्रयोग करते हैं। इनको आप विद्यार्थियों ने ध्यान में रख करके अध्ययन करना चाहिए। 1 क्षय, 2 वृद्धि, 3 प्रकोप, 4 गतत्व लीनत्व, 5 आवरण, 6 सन्निपात, 7 साम्यराम, 8 बहुदोष अल्पदोष। ये 8 विषय जो आज मैंने अभी गिनाए हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथमाला के विषय हैं, पर आप सभी को व्यवसाय के हिसाब से इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि सभी रोगों के नाम दिए जाए नहीं दिए जाए, क्या देना संभव होता है? इनका उहापोह तो बाद में होगा। सबसे पहले चरक संहिता में जो आसान सा तरीका दिया है, जो आप सभी के काम में आएगा, व्यवसाय में काम में आएगा और व्यवहार सौकर्यार्थ इसका उपयोग है, इसलिए मैंने चरक का नेक्स्ट वातविकार निदान ये संदर्भ मैंने दिया है।
वो आप मूलतः अध्ययन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पहले निदान के बारे में एक जो हमेशा गड़बड़ की जाती है वो कि रोग का नाम क्या है वो बताओ। नाम पता नहीं चलेगा तो चिकित्सा क्या करेंगे। हमेशा इसी पर से वाद विवाद होते हैं, इसी पर से अड़ंगे होते हैं, इसी पर से और बहुत सारे जिसको कहेंगे वितंडवाद होते हैं। ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि चरक ने निश्चित रूप में वहां पर प्रमाण दिया है कि सर्वेषां खलु एतेषु वात विकारेषु उक्तेषु च अनुक्तेषु। उक्त मतलब ग्रंथ में जो लिखे हुए हैं वो वायु के रोग तो हैं ही, ग्रंथों में न लिखे हुए जो भी और होंगे उनको कैसे पहचानना है, इनकी युक्ति यहाँ पर दी है। और ये विषय जो कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता, मुझे माफ करना, एक कॉलेज में खड़ा रह करके मैं ये विधान कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर जहाँ जहाँ मैंने जिन जिन कॉलेजों में देखा है यहाँ पर इसको यही ताला ऑप्शन मध्ये ठेवा, ये सिखाया जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर इसी सूत्र में चरक बोलते हैं कि विमुक्त संदेह हो करके वात विकारहीन निदान करो, और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है वो आगे बताएंगे। उसके पहले बोलते हैं कि अपने गुण और कर्मों के द्वारा प्रत्येक शरीर अवयव में जा करके वो इस प्रकार से विकृति करते हैं। अब इससे और ज्यादा सूक्ष्म विकल्पना आपको और कहाँ और क्या चाहिए वो मुझे पता नहीं, पर वात विकार है ये समझ गए तो उनको यदि ऐसे ये लक्षण दिए हैं वो सभी है, इनको वात विकार करके ही चिकित्सा का विचार आप प्रारंभ कर सकते हो। निदान के लिए ये काफी है। और इसमें एक स्वरूप आता है आत्मरूपम अपरिणामी, ये अति महत्व का है। ये जो वायु के जो गुण दिए हैं वो आत्मरूप दिए हैं, वो अपरिणामी है, स्थिर है, न बदलने वाले हैं। चरक ने लिखे थे उस समय से लेकर आज तक, और आज मैं कहता हूं इस समय से लेकर के आने वाले अगणित कालों तक यही न बदलने वाली बात रहेगी। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार करो। वैसे ही पित्त विकार निदान, पित्त विकारेषु उक्तेषु अनुक्तेषु, वैसे ही कफ के बारे में उक्तेषु अनुक्तेषु। तो उक्त रोगों का सभी व्यवस्थापन जो दिया है और अनुक्तों का आप इस पर से निदान करो, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है ये अपने आप सामने आ जाएगा। और वो सामने आएगा वो सही है कि गलत है, ये कसौटी पर तपासने के लिए, परखने के लिए चरक का ये सूत्र है, वात विकार चिकित्सा सूत्र। ये भी मूलतः विद्यार्थियों ने अध्ययन करना चाहिए। खास करके इन्होंने जो 3 दृष्टांत दिए हैं चिकित्सा के सूत्रों में वो महत्वपूर्ण है। एक तो वनस्पतिर मूले छिन्ने स्कंद शाखादि नाश नियत होता है। दूसरा कि यथा अग्नौ व्यपोढ़े केवलम अग्निगृहम शीति भवति। तीसरा कफ के लिए यथा भिन्ने केदार सेतु शाली यवादि अभिच्छन्दमानां अंबसां प्रशोषमापद्यते। ये 3 जो दृष्टांत है ये कृषि प्रधान दृष्टांत लगते हैं, लेकिन यदि आप इन पर यदि शास्त्र संज्ञा परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे तो शरीर में घटने वाली हर एक घटनाओं का सूक्ष्म वर्णन यहाँ पे दिया है। इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पर कहूँगा, अभिच्छंद जो कहा, अभिच्छंद और विच्छंद 2 शब्द आते हैं, विद्यार्थियों ने ध्यान देना चाहिए। स्यंद धातु से बनने वाले दोनों शब्द है, एक में विसर्ग आता है, एक में अभिसर्ग आता है, दोनों के अर्थ बदली होते हैं।
एक परमाणु से भीतर जाने की ओर गति करने वाला और एक परमाणु में से बाहर की ओर गति करने वाला। ये यदि आप काल दिशा सापेक्ष विचार करेंगे तो विच्छिन्न और अभिच्छिन्न एक ही है, इस बात को कभी मानेंगे नहीं। ऐसे हर एक शब्द को आप यदि बारीकी से सूक्ष्म सूक्ष्म विकल्पना से देखेंगे तो हर एक सूत्र में कितना बड़ा अर्थ छुपा हुआ है, ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, तो अभी तक जो बताया गया उसका तात्पर्य इसी श्लोक में दिया है चरक महाराज ने। सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरगत हिचो जनयंती आमयान बहुन इत्यादि सभी शब्द जो हैं यहाँ पर दोष, समुत्थान, स्थानांतर, आमय, ये सभी जो हैं वो शास्त्र की संज्ञाएं हैं। परिभाषा करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। अब यहाँ पर यथा न्यायम ये शब्द दिया है जो मैंने बोल्ड किया है वहां पर। तो न्याय शब्द से यहाँ पर शास्त्र है, युक्ति है, नियम है इत्यादि अनेक शब्द हैं। यथा न्यायम करना चाहिए, तो फिर से संहिताओं के अध्ययन पर जोर है। अब इसके बाद नेक्स्ट, चिकित्सा धातु विकृति के अनुरूप, दूष्यानुरूप, ये सभी ग्रंथों से ही संकलित करके मैंने आपको संदर्भ के लिए दिया है। इसका विस्तार भी आप अपने अध्यापकों से ही सीखें। नेक्स्ट, मलानुसार चिकित्सा वैसे ही है जैसे पूर्व सूत्रों में धातु प्रदोषक विकार, वैसे मलानुसार चिकित्सा ये भी अध्यापकों से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट, श्रोतानुसार चिकित्सा। अब से आपको इतना तो भान आया होगा कि आयुर्वेद में चिकित्सा मतलब केवल एक द्रव्य को दे करके ये हो गया काम, चलो चिकित्सा, ये पैसा दे दो, फिर दवाई ले लो, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो वापिस आ जाओ। ऐसा नहीं है। ये समझने की बात है, समझाने की बात है। बहुत समय जाएगा इसमें, लेकिन पहले कोई एक पैर तो आगे बढ़े तो अगला कदम चलना आसान हो जाएगा। तो दोषों के अनुसार भी है, धातुओं के अनुसार भी है, स्रोतों के अनुसार भी है, मलों के अनुसार भी है, ओज के अनुसार भी है। बहुत सारी चिकित्सा की विधाएं हैं, निदान की विधाएं हैं, उसके अनुसार चिकित्सा की विधाएं हैं। तो ये चिकित्सा की व्याप्ति इतनी है, इसको एक घंटे के अंदर पूरी तरह से बोल देना मुश्किल होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि हर एक चीज का उल्लेख मात्र करके निकलूं। अब नेक्स्ट, चिकित्सा में आश्वासन चिकित्सा, ये ग्रंथों में नहीं मिलेगी, उल्लेख मात्र मिलते हैं। आश्वासन देना चाहिए, और आश्वासन कैसे देते हैं, आश्वासन के लिए काया वाचा मन से कैसे वर्तन होना चाहिए, इसका वर्णन आपको ग्रंथों में, संहिताओं में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपके गुरुजन ही मार्गदर्शक होंगे, आप उन्हीं से खास करके इस बारे में जानकारी लें। तो भी रोगी भयग्रस्त होता है, क्योंकि रोग के कारण विषाद होता है और विषाद के कारण रोग बढ़ता है। इसलिए विषाद को कम करने के लिए वैद्य ने ही प्रयत्न करना चाहिए। सांत्वना देना ये काम आसान नहीं होता, सीखना पड़ता है, बहुत मुश्किल से होता है सांत्वना देने का काम, वो सीखना चाहिए। रोगी को धीरज देना, आत्मविश्वास बढ़ाना, रिश्तेदारों की भयग्रस्तता को कम करना, ये सब आश्वासन चिकित्सा में आता है। और रोगों की चिकित्सा में उदान वायु के और प्राणवायु के आवरणों में आश्वासन चिकित्सा करनी चाहिए, ये विधान है। इसका विवरण आवरण चिकित्सा प्रकार जब होंगे तभी उसके बारे में हो सकता है। नेक्स्ट, अभी आएगा वो जो महत्वपूर्ण है, जो नाडकर्णी गद्दी जी ने मुझे कहा था कि भाई इसके बारे में हम सुनना चाहते हैं कि ग्रंथोक्त रोग तो हैं, उनकी चिकित्साएं भी लिखी हैं, उस पर किताबें भी बहुत है। अनुक्त रोगों के बारे में किताबें कहाँ हैं? अभी अनुक्त रोगों के बारे में किताबें हो ही नहीं सकती।
क्योंकि रोग अपरिसंख्येय हैं, जिनकी गिनती नहीं, इतने रोग है तो किताबें होंगी कहाँ से। ये तो वैद्य की अपनी बुद्धि इतनी प्रगल्भ होनी चाहिए कि कोई भी रोग आवे उसकी व्यवस्था कैसे करना है, चिकित्सा कैसे करनी है, निदान कैसे करना है, ये अपने आप बुद्धि में निर्माण होते जाए। ये सर्जन की प्रक्रिया निर्माण करना, ये अध्ययन का कर्म है, वो आप करो तो ज़्यादा फायदा होगा। मैंने कुछ प्रयास किए हैं, मेरा ये बिल्कुल दावा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है, उसको भी बदली करूँगा मैं, यदि उसको सब प्रमाण कोई खारिज कर दे तो मैं स्वीकार करूँगा। एक ITP, मैंने ये नाम पेशेंट के मुँह से ही सुना, फाइल लेके आए थे जब ही, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपुरा, ये ऐसे कुछ नाम है। 3 मरीज आए थे, 3 मरीजों में से एक पुरुष था, 2 महिलाएं थी, एक बच्ची थी और दूसरी तरुणी थी, प्रौढ़ा थी, ऐसे कुछ वर्ग में। एक का निदान मैंने रक्त पित्त किया, दूसरे का रक्त प्रदोष किया और तीसरे का रक्तावृत वात किया। ITP ये एक कॉमन डायग्नोसिस था तीनों केसेस में, पर मेरे परीक्षण के बाद में मैंने जो आयुर्वेदीय निदान किया वो 3 अलग तरह का था, रक्त पित्त, रक्त प्रदोष, रक्तावृत वात। और ये करने के बाद, उनकी निदान के बाद में स्वतंत्र चिकित्सा की गई हर एक रोग की आयुर्वेद की दृष्टि से जो योग्य है वो, और उनका सभी का परिणाम एक देखने में आया, वो आपके सामने रखता हूँ कि वो प्लेटलेट काउंट अच्छा सुधर गया, 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर रहने लगा, और डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को ये बताया कि ये अभी अच्छा है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि आयुर्वेदीय निदान करने से मॉडर्न के एक रोग को एक ही औषधि ऐसे करना कोई जरूरी नहीं हो सकता। ये एक विचार है, विद्यार्थियों के सामने रखता हूँ। विद्यार्थियों का अवान्तर वाचन, आधुनिक वाचन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके सामने ये प्रश्न रखूँगा मैं। दूसरी बात, एयर इंडिया में 40 साल का पर्सर था, एयर इंडिया के हॉस्पिटल में 3 महीने से बेड पर था, पूरे बदन पर सूजन, सभी संधियां स्तब्ध थी, और डॉक्टर ने बोला था हमारे पास की सभी दवाइयां हैं, वो दे करके हो गया, अभी आपको जो करना है वो करो। तो वो दवाखाने में आए थे, उनको स्ट्रेचर पे लाए थे, और देखने के बाद उनके रिपोर्ट्स वगैरह सब आए। रिपोर्ट्स में था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एयर इंडिया के डॉक्टर राजकुमार थे वहाँ पर, उन्होंने, और मैंने वो देखने के बाद, मेरे परीक्षण के बाद मेरा निदान हुआ कि ये तो मदात्यय संधिशूल संधि स्तब्धता है। तो इसमें संधिगतवाद की चिकित्सा तो बाद में होगी, पहले मदात्यय की चिकित्सा होनी चाहिए। इसलिए इतिहास लिया तो इतिहास में मद्यपान का इतिहास था, धूम्रपान का इतिहास था, सभी मत्स्य सेवन अभिसंधि पदार्थों का इतिहास था। तो ये आयुर्वेदीय निदान क्यों करना चाहिए, इसका ये उदाहरण दे रहा हूँ। और मैंने वो दवाई देने के बाद मदात्यय की चिकित्सा से वो रोगी 4.5 से 6 महीने के दरमियान काम पे रिज्यूम हुआ और रिटायरमेंट तक काम किया, और 72 साल की उम्र तक मेरे संपर्क में था, कोई उनको शिकायत नहीं हुई। ये एक बात मेरा अनुभव है, आपके सामने मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि आप अच्छा विचार और कर सकें। तीसरी बात, सोरियासिस। आजकल इनके नाम की चर्चा तो बहुत होती है, हर एक अखबार में, हर एक टीवी चैनल पर, ये इसकी 100% दवाई, ये सभी होता है। मेरे अनुभव में ये रोग एक नाम से आयुर्वेद में आज तक मैं उसको दे नहीं पाया हूँ। आयुर्वेद में सोरियासिस मतलब अमुक एक कपाल कुष्ठ, कोई बोलता है उसको मंडल कुष्ठ, मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। और नहीं कर पाया हूँ तो क्या मेरा व्यवसाय बंद हुआ है? नहीं, क्योंकि मैं उसमें ये देखता हूँ कि कुष्ठ रोग है या त्वचा विकार है, ये लिखूँ, और उसके बाद में ये त्वक
परिवर्तन प्रधान है। त्वक परिवर्तन में क्या देखते हैं? वर्ण, स्पर्श, संहनन, स्निग्धता, रुक्षता, अवदलन, बहुत सारी बातें हैं, उनको देखना चाहिए। जो स्पर्शन इंद्रिय है, त्वचा है, इसमें जो बदलाव होते हैं वो वायु के कारण होते हैं। स्पर्शने व्यधिको वायु। दूसरी बात मैं देखता हूं, दाह प्रधान है कि राग प्रधान है, या दाह राग प्रधान है। जलन होती है, लाल रंग हो गया है तो वो पित्त प्रधान है। और कंडू है, उत्सेद प्रधान है, त्वचा पर उत्सेद है, चकत्ते आते हैं ऊपर ऊपर। और कंडू तीव्र होती है तो वो कफ प्रधान है। यदि सम्मिश्र लक्षण वाले हैं तो वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज, कहिए इस प्रकार से संसर्ग। और उसी के आधार पर मैं दवाइयाँ देता हूँ। दवाइयाँ भी वही हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, सिर्फ मैं उनकी मात्रा और काल और अनुपान 3 बदलता हूँ। और उससे मुझे आज तक व्यवसाय में कभी नुकसान नहीं हुआ है। कभी किसी मरीज ने हमारी शिकायत नहीं की है। अब इसके बाद में, जैसे कि फिर से मैं नाडकर्णी साहब की बात कहूँगा कि उन्होंने कहा था हमें नानल परंपरा में आप क्या करते हो वो चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, हम लोग नानल लोग हैं, वो चरक के वटवृक्ष के शाखाएं जो होती है उनमें से एक है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब है वो चरक है। और जो वहां पर लिखा है उसे मैंने क्या देखा, कैसे पढ़ा, क्या समझा, वो आपके सामने है। तो पद्धति हमारी यही है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षिता रोगिणम। इसमें नया कुछ भी नहीं है। दर्शन, मुख, नासा, नख, नेत्र, जुवा इत्यादि सभी जो आप लोग देखते हो हम भी देखते हैं। जरूरत पड़े तो गुद, मेहन, योनि आदि अवयव जो आप भी देखते हो हम भी देखते हैं। और जरूरत पड़े तो शोथ आदि रोग हो तो पूर्ण देह देखना पड़ता है, जो हमेशा सभी वैद्यों का व्यवसाय यही ऐसे ही होता होगा। स्पर्शन में नाड़ी परीक्षा है। हाँ, इसके बारे में हमारे पास कुछ है, हमारे अनुभव है, लेकिन मेरे पास इतना अभी जमा नहीं हुआ कि मैं नाड़ी परीक्षा के ऊपर कोई आधिकारिक वाणी में किताब लिखूं। वो हो जाएगा तो पहले लिखूंगा, आप ही को दूंगा। फिर तापमान, रुक्षता, स्निग्धता, मृदुता, काठिन्य, दृढ़ता इत्यादि जो सुश्रुत संहिता में बताए हैं, स्पर्शगम्य गुण, सूत्र स्थान के गुण प्रकरण में उन्होंने इंद्रिय गम्य गुणों का वर्णन किया है, इसमें ये है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर प्रश्नों में जो खास मैं कहूँगा कि बहुत सारे वैद्यों को ये प्रश्न होता है कि पेशेंट से प्रश्न पूछने हैं तो क्या पूछने हैं। काय रे काय होतं तुला, बस ये एक प्रश्न पूछतो, पेशंट चालू करतो, पेशंट सांगत सुटतो, वैद्य लिहून घेतो। कई विद्यार्थी तो मैं ऐसे पाहिले, कई विद्यार्थियों को मैंने ऐसे देखा है कि उनको रोगी बोलता है पेट में दर्द है तो वो केस पेपर पे लिखता है पेट में दर्द है, उसको उधर शूल लिखना मालूम ही नहीं है। ये हकीकत है, ये मैंने देखा है, शायद आपने नहीं देखा हो। पर ये नहीं, हमारे पास ये थोड़ी दूसरी अलग पद्धति है कि दर्शन में जिन चीज़ों को देखा, जिन लक्षणों को आपने देखा, स्पर्शन में आपने जिसको महसूस किया, उनको प्रश्न परीक्षा के द्वारा, उपशय अनुपशय की परीक्षा के द्वारा निर्णय अवस्था के पास ले जाने का काम हम लोग करते हैं। ये जो बात है, बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग हो गया ऐसा लगे आपको, लेकिन ये हकीकत है, वैसा ही होता है। और बाद में इसी संदर्भ में जो भी जानकारी मिलेगी उसके संदर्भ में आहार, विहार, व्यसनाधीनता, दिनचर्या, निद्रा, मैथुन, ये सभी महत्वपूर्ण लक्षण पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रश्न परीक्षा में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इसके बारे में बहुत जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि कई निज विकारों के मूल इन्हीं में छुपे हुए मिलते हैं और वो लेना वो जरूरी है। आहार के बारे में मेरा पसंदीदा विषय है, इसलिए आहार के बारे में तो बहुत सारी
चाहिए तो एक सप्ताह भर व्याख्यान भी हो सकते हैं उसके, कि आहार के बारे में निदान कैसे करें, आहार की चिकित्सा कैसे करें, आहार के उपचय अनुक्षय का विचार कैसे हो, एंड सो ऑन। पर इतना सब होने के बाद, दर्शन स्पर्शन प्रश्न होने के बाद, फिर सामयिक निदान हम लोग लिख लेते हैं। अभी जो बातें बताई मैंने उनका एक समालोचन ये नेक्स्ट। उदाहरणार्थ, ये सामान्य दृष्टांत है, कोई विशेष नहीं, सभी के लिए समझने में आसानी हो इसलिए दिया है। एक तो दोष निश्चिति चरकोक्त जो पद्धति है, वातजो अयम रोगा कास नामतो कासा। पंचात्मा वात प्रकार निर्णय, वायु के 5 प्रकारों में से कौन से वायु का यहाँ पर प्राधान्य से विकृति का भाव है उसका। उदाहरणार्थ, उदान वैगुण्य। गुणतः उदान वायु के गुणों में से शीत और रूक्ष प्रधान गुणों की विकृति है। कास रोग हुआ, उदान वायु की विकृति हुई, गुणों का वर्णन हुआ। कर्मों की परीक्षा करते समय बलक्षय और वाचा विकृति या मिला, उसको वहां पर लिख दिया। और दूसरे विचारों में परीक्षण करने के बाद में रस और मांस धातु की विगुणता पाई गई। ये हमारे पास रहता है, इसकी हम लोग केस पेपर पर रिकॉर्ड रखते हैं। और फिर उसके बाद में पुनः परीक्षणार्थ जब रोगी आएगा तो क्या देखना है, उन लक्षणों को हम लिख के रखते हैं। ये हमारी पद्धति है, जो आम पद्धतियों में से कोई खास भिन्नता विशेष तो है नहीं। फिर इस पर से कैसे चिकित्सा सूत्र बनता है, तो औषध योजना के सूत्र जो है वो विपरीत गुणों की योजना करनी है। विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रशाम्यति, ये सूत्र है चरक सूत्र स्थान का एक। तो वही यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि शीत गुण है तो उसके विपरीत उष्ण हो गया, रुक्ष प्रदान है तो स्निग्ध द्रव्य हो गया। और यदि आपने अच्छा कंठस्थ किया है तो आपको वाग्भट के रसभेदी अध्याय में मधुर गण, तिक्त गण, स्कंद ये सभी आपको मिलेंगे। चरक के विमान स्थान में मधुर, तिक्त, कषाय, स्कंद मिलेंगे। तो सभी तैयार दिया हुआ है संहिताओं में। आपको बस अपनी शास्त्र की दृष्टि से उनमें से चुन करके जो रोग है उसका आकृति चिन्ह बनाना है, वही हो गया चिकित्सा। जैसे कि मैकेनो होता है बच्चों को खेलने वाला, सभी चीजें हैं उसमें से ब्रिज बनता है, उसमें से कपाट बनता है, उसमें से घर बनता है। वैसे ही संहिताओं में ये सभी है, इसमें से आप जो चाहो वो जोड़ो। तो जो चाहो मतलब रोगी जो बोल रहा है उन लक्षणों के डॉट्स को आप पूरा करो, वो चित्र बनेगा, उसको आप जोड़ो संहिताओं के सूत्रों से। तो फिर बना मधुर, अम्ल, लवण, रसात्मक, स्निग्ध और उष्ण गुणात्मक योजना। ये बन गया चिकित्सा सूत्र। द्रव्य कौन से, कास रोग है तो यष्टि मधु, बादाम तेल और शहद, तीनों द्रव्य पूर्ण परिचय के हैं। सेवन काल कौन सा होना चाहिए, उदान काल होना चाहिए, क्योंकि उदान वायु की विघटनता है। उदान काल कौन सा होना चाहिए वो आप अपने अध्यापकों से, चिकित्सकों से पूछो। और प्राण काल में भी देते हैं, कभी कभी जरूरत पड़े तो, प्रसक्त वेगी कास होगा तो। कल्प कौन सा देना चाहिए, तो अवलेह के रूप में देना चाहिए। इसके बाद भी और बाकी बचता है, लेकिन मैं अभी यहीं पर रुकूंगा। उल्लेख मात्र करूंगा कि औषध सेवन काल अतिशय महत्वपूर्ण है चिकित्सा में। दूसरा, औषधि मात्रा का विचार अतिशय महत्वपूर्ण है। औषधि सेवन काल के ऊपर मधुजीवन ने एक विशेषांक प्रकाशित किया था, जो A4 साइज के 400 पन्ने के आसपास होगा। इतना बड़ा विषय है जो यहाँ पर बोलना, इतने छोटे से कालावधि में बोलना मुश्किल है। इसलिए मैं यहीं पर इस विषय को यहीं पर रोकता हूँ। अभी कुछ दृष्टांत है वो आपके सम्मुख रखता हूँ। आधुनिक निदान, रुग्ण नाम है मेहरा। ये उनकी 50 या 60 में जब वो रिटायर हुए तब से मेरे पास आते रहे, उनकी पूरी फैमिली आती रही। उनका विश्वास था, उनका प्रेम था, वो आते रहे पूरे। उनको 62 साल की उम्र में प्रोस्टेट का कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उन्होंने दवाइयाँ दे करके इधर उधर से और कुछ प्रयत्न करके
सब समय निकाला और डॉक्टर ने बोला अभी इसको ऑपरेशन करना भी अभी मुश्किल है, तो और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए समझिए कि उन्होंने मेरी दवाइयाँ 10 साल तक खाई निरंतर, और 92 की उम्र में 92 इयर्स की एज में उनका देहांत हो गया, वो भी हार्ट फेल्यूर से। दूसरी एक बहुत ही मज़ेदार है, देवकुड़े नाम के हमारे एक स्नेही है, बेंगलोर में रहते हैं। उनको सिंगापुर जाना था बिजनेस टूर पे। शहर एयरपोर्ट से रात को वो चेक इन करने के बाद में वापस लौट आए, क्योंकि सीवियर चेस्ट पेन था, सीवियर चेस्ट पेन था। और वापस आए तो सीधा उनकी माताजी ने उनको हिंदुजा हॉस्पिटल में रखा। हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि आज तो अभी हम आपको सुला देंगे, कल सुबह ऑपरेट करेंगे, आपको इस्केमिक हार्ट डिसीज का है, एंजाइनल पेन है, इत्यादि इत्यादि। ये रात को 9:30 बजे के दरमियान मेरे पास आए थे। मैंने देखा तो वहाँ पर उनको दर्द नहीं था, शूल नहीं था, कुछ नहीं था, अच्छी तरह से सूट बूट पहन करके वो आए थे। देखा मैंने, मेरा निदान रहा यहाँ पर मदा तेज उदावर्त। मदा तेज उदावर्त ये निदान करने के बाद में मैंने उनको 3 पुड़ियाँ दी, जरूरत पड़े कभी दर्द हो तो लेने के लिए, और कल सुबह फिर से आ जाना करके बोल दिया। दूसरे दिन सुबह मिलने के लिए मैं जिंदा रहा तो जरूर आऊँगा, ऐसे बोल करके वो देवकुड़े साहब चले गए। और दूसरे दिन 11 बजे वो हाजिर हो गए दवाखाने में। तो मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि उनको ये एडमिट करने के लिए क्यों बोले थे और ऑपरेशन किस चीज़ का करना था। और आज भी वो मेरे संपर्क में हैं। आजकल वो कोल्हापुर में रहते हैं। आज तक उनको कभी भी दर्द नहीं हुआ है, और मैंने जो चिकित्सा दी थी उसके साथ में निदान परिवर्जन, मद्य निषेध, मद्य त्याग, ये उस दिन से लेकर के किया है, आज तक बंद है। ये सब बातें हैं। दूसरा, एक मेरे सामने आया पेशेंट, गॉल स्टोन, सिंगल गॉल स्टोन वगैरह ऐसे सब था उसमें, और ऑपरेट करना है, गॉल ब्लैडर निकालना है, इतनी सब बातें हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अभी नहीं करना है ऑपरेशन, तो क्या करूं। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि आपको कोई लक्षण हुए थे इसलिए आप डॉक्टर के पास गए, कि आप ऐसे ही कुछ चेकअप करने को गए थे और आपको मिला। तो बोले मैं चेकअप करने गया था मेरा लाइफ इंश्योरेंस का निकालने के लिए, तो उसमें ये मिला। फिर मैंने कहा भाई जब तक तुम्हारा कोई लक्षण नहीं है उसके लिए ऑपरेशन मत करो, ये दवाई देता हूँ ये खाते रहो। और आज तक वो पेशेंट, आज उनकी उम्र है 78 ईयर्स, वो आज भी दवाइयाँ खा रहे हैं, और दवाई बंद करने के बोलने के बावजूद वो दवाई खाते हैं, मांग मांग करके ले जाते हैं। तीसरा और एक है, एक पाटिल नाम का 28-30 साल का लड़का, जो आजकल स्कॉलरशिप पे अमेरिका में पढ़ रहा है। वो फंगल इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा डायग्नोसिस फाइल लेके आया मेरे पास। अभी मेरा तो दिमाग ही नहीं चले कि ये इसमें, ये पहली बार देखा मैंने, पहली बार सुना, अब इसमें करूं तो क्या करूं। मैं बोला फाइल रखो बाजू में। बाकी उनको पूरे परीक्षण करने के बाद में मेरा निदान जो हुआ वो कफावृत उदान हुआ, बाकी और कोई लक्षण नहीं थे। कफावृत उदान के जो भी लक्षण है वही। और उनको चिकित्सा देने के बाद में आज वो कभी भी आते हैं 1-2 साल के बाद में, तो वो दवाइयाँ मांग करके ले जाते हैं, फिर 1-2 साल कुछ नहीं आते, आज भी उनको कुछ नहीं हुआ। इसको आयुर्वेद में क्या कहना चाहिए, ये आपके सामने एक प्रश्न देख रहा हूँ। फिर आते हैं तंबा के लड़की थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको मेरे पिताजी ने निदान किया था, मुझे याद है, वृक्कसाद। कई उसमें विवाद करते हैं कि भाई ये मूत्राघात होगा, मूत्र कृच्छ्र होगा, ये मूत्रावृतवात होगा, मूत्रक्षय होगा, बहुत बहुत सारे, मुझे पता नहीं। पर ये साध जो है, वृक्क साध, वृक्क के कर्म की हानि हो जाना, ये सीधा सा अर्थ है उसका। उसकी संप्राप्ति, उसका हेतु, ये सभी विचार अलग होंगे, पर यह निदान था। उनको दवाइयाँ दी मैंने। आज वो लड़की शादी करने के बाद उनको 2 बच्चियां हैं और वो नेरुल में है।
आज भी आती है, बीच बीच में संपर्क बना रहता है। और एक रोगी है जिसकी आप भी यहाँ पर जानकारी लिखी है मैंने कि लवण का अतियोग, लवण को अतियोग में नहीं वापरना चाहिए, ये चरक का विषय है, उपदेश है। ये आदमी, महाजन नाम का आदमी, आज भी आता है, आज भी वो हमेशा एक कैलेंडर दे के जाता है मुझे, जनवरी में आकर के, इस साल भी गया। वो दिन का 18 चम्मच नमक खाता था, 18 चम्मच चाय के चम्मच। वो जैसे हम लोग अचार लेते हैं, सब्जी लेते हैं, वैसे वो थाली में ले करके वैसे नमक खाता रहा। और वो 27 साल तक चालू था। तो इनके लिए, उनको कोई शिकायत कुछ भी नहीं थी, उनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे और कभी कभी जोड़ों में दर्द होता है, इतनी शिकायत थी बस। तो मैंने उनको केवल रसायनार्ह निदान परिवर्जन ये चिकित्सा दी, रसायन चिकित्सा में वही रसायन चूर्ण वाला योग दिया, गुड़जी आमलक, वही रसायन योग। अब या बाकी कोई दवाई नहीं, आज भी वो आते हैं। अब इसको आधुनिक शास्त्र में हम लोग क्या समझें और कैसे समझें, मुझे कोई समझाएंगे आप विद्यार्थियों में से तो भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, एक वृद्ध आदमी 65 की उम्र होगी, उनको मलावरोध की शिकायत, और किसी ने कह दिया कि आप लवण जल की बस्ती ले लो, उससे बहुत फायदा होता है। तो लवण जल की बस्ती लेने के बाद में उनको बहुत फायदा हुआ, तो इतने वो उसके प्यार में, मोहब्बत में फंस गए कि वो रोजाना लिए बगैर नहाए ही नहीं। ऐसे उन्होंने 12 साल तक बस्ती ली, 12 साल तक लगातार लवण बस्ती ले करके नहाना, ये काम करते थे। और उसके कारण जब मेरे पास आए थे तो क्लैब्य था और अकाल शुक्र स्राव होता था। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं अब घर के बाहर निकलना भी मेरा मुश्किल होता है। तो ये सब जो लक्षण है, इसको आधुनिक विज्ञान में मैं कहाँ समझने की कैसे कोशिश करूं, ये मेरे सामने प्रश्न है, आपके सामने रखता हूं। मैंने उनको अनुवासन दिया था, क्योंकि लवण के कारण जो औष्ण्य और रुक्ष तीक्ष्ण जो होता है उसको कम करने के लिए अनुवासन दिया था। दूसरी बात, करानी नाम के हैदराबाद से आते हैं, एब्डोमिनल पेन था, उनको लैप्रोस्कोपी और एडिजेंस के बारे में बताया गया था। मैंने कफावृत समान का निदान किया और जो चिकित्सा दी, कफावृते कफक नैस्तु मारुतस्यानुलोम नहीं, इस सूत्र के अनुसार मैंने योजना दी है और आज तक उनको शूल का पुनरुद्भव नहीं है। फिर एक थिगड़े नाम का मेरा विद्यार्थी है नासिक में, उसकी पत्नी को प्रसूति के समय पर कोई पॉइजनिंग हो गया और उनका पैनक्रियाज सूज गया, पैनक्रियाटाइटिस सीवियर हो गया और बलून शेप पैनक्रियाज, ऐसे वहाँ पर डॉक्टर्स की चर्चा मैंने सुनी, बहुत सीवियर होता है। उनको बम्बई में केईएम हॉस्पिटल में आर.डी. बापट साहब के पास लाने की बात चल रही थी। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि भाई यहाँ से प्रवास करते समय नासिक से बम्बई पहुँचोगे, इसकी गारंटी कौन देते हैं? तो वो डर गए, वो भी गारंटी नहीं थी। और मैं नासिक में दवाई भी नहीं, तो मैंने वैद्य लोग वहाँ पर जो है उनमें से एक को कहा, भाई ये मुझे है लगता है ये पित्तावृतवाद जो है ये अवस्था है, और इसमें मैं देना चाहूँगा वसंत कुसुमाकर और बृहदवाद चिंतामणि। बस दोनों ही दवाइयों के ऊपर आमतौर पर 24 कलाक में 1 या 2 डोज देते होंगे। मैंने वहाँ पर हर 2 घंटे में 1-1 गोली का डोज दिया। ये वेटरनरी डोज से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो, पर मेरे सामने दूसरा कोई चॉइस नहीं था। और आज उसके बाद में इस बात को कम से कम हो गए 20 साल। वो लड़की आज तक जिंदा है, उसको डायबिटीज़ हो गया है पैनक्रियास की वजह से, और उनको 2 बच्चियां हैं आज। तो ये क्यों हुआ? मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं है कि पैनक्रियाटाइटिस के ऊपर बृहदवाद चिंतामणि और वसंत कुसुमाकर फायदा करता है, बिल्कुल नहीं। मैंने पित्तावृतवाद की चिकित्सा की थी, उसका फायदा हुआ है।
तीसरी बात, ठाकुर, हमारे शरद ठाकुर सिंह साहब के हमारे मित्र रहे, उनकी बेटी को त्वचा के ऊपर कोई चकत्ते धब्बे दिखाई दिए तो उनकी भागदौड़ शुरू हो गई। बच्ची को दिखाया, सब डॉक्टर्स हो गए, स्किन स्पेशलिस्ट हो गए, लिवर स्पेशलिस्ट हो गए, वगैरह वगैरह सब। आखिर में उनका खुद का एड्स का टेस्ट भी करा लिया, कहीं पर कुछ नहीं मिला और बच्ची का है वैसे ही, लक्षण वैसे ही, और उसका डायग्नोसिस हुआ था बुलीज एनीमिया। मुझे आज तक मालूम नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, पर मैंने निदान किया था बाल पांडु रोग, उनकी चिकित्सा की। और आज कितने सालों पहले उनकी शादी हो गई सिंह साहब, आना का 2 साल हुए, 2 साल पहले उस लड़की की शादी हो गई। तो ये सब बातें मैंने इसलिए आपके सामने रखी हैं, आप कल के विद्यार्थी, कल के वैद्य हो। आज तक जो वैद्यों ने किया उससे कुछ अलग ही आपको करना होगा। तो हो सकता है कि इससे बढ़ करके आपको और कोई चैलेंजेस मिले तो आप उनको सक्षम रूप से उनका व्यवसाय निर्णय कर सके, इसलिए मैंने रखा। एक आखिरी बात कहूंगा, हमेशा ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या है, पेट में दर्द है, हाँ दे दो, माशंकोटी दे दो, हो जाएगा। क्या है, जॉइंट में पेन है, महायोगराज गुगुल दे दो। हमारे यहाँ पर महा नाम से जो दवाइयाँ हैं ना, वो बहुत प्रभावशाली है। कोई चीज़ हो तो उसमें महा दे दो। अभी आज तक बृहद्वाद चिंतामणि को महाबृहद्वाद नहीं हुआ है, ये अभी तक नहीं हुआ है। पर मेरे संस्मरण में एक विशिष्ट बात है, एक पंडित CR व्यास, वो भी पद्म भूषण थे, उनकी पत्नी दवाखाने में आई, पंडित प्रभाकर कारेकर जी मेरे अच्छे मित्र रहे, उनके साथ। और देखने के बाद ही पता चला, तो मैंने कहा भाई ये आपका हाड़ा संधिवात है, मराठी में बोलते हैं उसको, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहो या गठिया कहो या जो भी कहना है वो कहो, ये ठीक करने की ताकत मुझ में नहीं है। और इसको एक आबादी गुगुल की गोली, एक लाक्षादी गुगुल की गोली आप खाते रहो। बोले कितनी दिवस? बोला आप है तब तक खाते रहो, क्योंकि रोग जाने वाला नहीं है। तो वो खाती रही। 15 दिन बाद में उनके सुपुत्र आए, सतीश व्यास, वो संतूर प्लेयर है। वो आए तो आने के बाद में ही पता चला, तो परीक्षण के बाद पूछा भाई ये कब से है? उनको रक्तार्श था, ब्लीडिंग पाइल्स। तो कहे भाई ये बीच बीच में तो होते रहता है, पर अभी गए 8-10 दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, रुकता नहीं है, इसलिए। तो मैंने कहा भाई ये 8-10 दिनों से यदि चालू है तो आप पहला एक काम करो, मैंने चिट्ठी लिख करके दी थी, KEM हॉस्पिटल, डॉक्टर रविंद्र बापट, आप उनके पास जाओ और पहले ऑपरेट करो, या वो कहेंगे वो करो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो रोग साध्य है क्या असाध्य है, वो पहले देखो। यदि साध्य हुआ तो ही आप दवाई दो। असाध्य रोगों में कोशिश करके देखते हैं, ऐसा मत करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो गाना ठीक है, व्यवसाय में नहीं। कोशिश नहीं करना, खातरी होगी, निर्णय निश्चित होगा, आत्मविश्वास होगा तो ही दवाई देना, नहीं तो नहीं देना। दूसरी एक अनुभव की बात है, डॉक्टर पाटनकर है, मेरे पैरों में शिकायत थी, उन्होंने चेंबूर में उनका वो स्पेशलिस्ट है, सिर्फ पंजों के ही काम करते हैं, सर्जन है। तो मैं गया, मुझे देखने के बाद में वो लिख रहे थे कुछ, तो मुझे बोले कि मला तुम्हाला भेटायची इच्छा होती, मैं आपको मिलना चाहता था। बोला क्यों भाई, तकलीफ है कोई? नहीं, तकलीफ नाही। मी पेशंटला औषधं लिहून देतो, मैं पेशंट को दवाई प्रिस्क्राइब करके देता हूँ, तो पेशंट मुझे बोलता है आमच्या वैद्यांना दाखवते, आणि मग त्यांनी सांगितलं तर घेते। असं सांगणारा वैद्य कोण आहे मला बघायचं होतं, म्हणून मी तुमच्याकडे येणार होतो। तो मैंने यहाँ पर दिया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं। फिर भी ये एक अनुभव है कि चिकित्सा मतलब आए हुए हर एक आदमी को दवाई पकड़ाना और कुछ रुपए में जेब में रखना इतना आसान तरीका नहीं।
और एक बात आपके सामने रखता हूँ, निमित्तवश मजबूर हो गया हूँ। दंतोत्पाटन के प्रसंग में बहुत सारे रोगी आते हैं, एंटीबायोटिक खाने के बाद में जुलाब शुरू होते हैं और डेंटिस्ट बोलता है कि एंटीबायोटिक नहीं खाओगे, पेन किलर नहीं खाओगे तो हम दांत नहीं निकालेंगे। अभी आप करो, आयुर्वेद का कुछ दो। तो ये सभी विद्यार्थी आप लोग भी विचार करो। मैं तो दवाई देता हूं, मैं क्या सोच के दवाई देता हूं कि वहां पर सद्यो व्रण निर्माण होता है, दांत खींचने के बाद व्रण होता है, तो सद्यो व्रण की चिकित्सा दो। और पेन किलर जो है, पेन किलर के लिए हमारे यहाँ पर स्नेहन का उपयोग है। स्नेहन का उपयोग युक्तिपूर्वक करना चाहिए। युक्तिपूर्वक इसलिए बोलता हूँ कि स्नेह मतलब दे दो, कोई भी स्निग्ध पदार्थ दे दो, ऐसे नहीं होता। जहाँ पर काठिन्य निर्माण करना हो वहाँ पर तेल का प्रयोग करो, और जहाँ पर त्वचा में या व्रण में मार्दव निर्माण करना हो तो घृत का प्रयोग करो। ये विकल्पना आयुर्वेद के वैद्यों को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों के बस की बात ये नहीं है, इसलिए वैद्यों को आपको ये समझना जरूरी है। और व्रण के हिसाब से मुझे याद आया, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ की पदवीदान समारोह पर पंडित जी गुरुदेव श्रीराम जी शर्मा थे, जिनको डी.लिट की पदवी से सम्मानित किया गया था। उस समय मैं भी था वहाँ पर। तो श्रीराम जी गुरुजी ने प्रणव मुखर्जी साहब से ये विनती की थी कि सेना की अस्पतालों में व्रण उपक्रम की आयुर्वेद को सहूलियत निर्माण करके दे दीजिए। मुझे याद आया सहसा। तो हो सकता है मेरे इस संस्मरण के पीछे गुरुदेव की ही प्रेरणा हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ एक विद्यार्थियों के लिए अपना मनोगत कुछ इस प्रकार करूंगा। शेवटी मी एवढेच म्हणू इच्छितो, कोणत्याही गुरुजनांचा आशीर्वाद घ्यायला जा, पण चरकाला विसरू नका। दक्षिणेची गरज नाही, उपासाची शिक्षा नाही, फुले नको, प्रसाद नको, बडवे हवे ही अपेक्षा नाही। प्रत्येक वैद्याकडे सद्गुण शस्त्रे आहेत, नेमकी तीच काढून पाजळायची आहेत। चरक करेल मदत, स्वप्ने त्यांची पूर्ण करेल, अभ्यासाने मनापासून जो चिंतन त्यांचे करेल। धन्यवाद।